हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12th क्लास सब्जेक्ट पोल साइंस और चैप्टर का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताएंगे। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण तो हम अपने चारों तरफ के वातावरण को ही हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं, जिसमें जैविक और अजैविक दोनों तरह के घटक शामिल होते हैं। जैविक घटकों में हम पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य आदि को शामिल करते हैं, जबकि अजैविक घटक में हम मृदा, भूमि, सनलाइट, वाटर आदि को शामिल करते हैं। तो जैविक और अजैविक घटकों से बनकर ही पर्यावरण का निर्माण होता है। इसी तरह प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और अनवीनीकरणीय। नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में हम जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा को शामिल करते हैं, जबकि अनवीनीकरणीय में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधन शामिल करते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने 5 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चंस है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है। आज 21वीं शताब्दी में हमारे सामने प्रॉब्लमें, समस्याएं और भी तरह तरह की है, लेकिन पर्यावरण से संबंधित समस्याएं कुछ ज़्यादा विनाशकारी होती चली जा रही हैं। यही कारण है कि आज लगभग सभी देश पर्यावरण से संबंधित चिंताएं जता रहे हैं और पर्यावरण की शुद्धता या उसके स्वच्छता के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। बात आती है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है, तो अलग अलग प्रकार की समस्याओं के कारण। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है विश्व के तापमान में वृद्धि का होना। ग्लोबल वार्मिंग वह स्थिति है जिसके अनुसार विश्व का तापमान प्रतिवर्ष या हर दशक बाद निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, अब बात आती है क्या कारण है ग्लोबल वार्मिंग के? पेड़ पौधों की कटाई का होना, व्हीकल्स की संख्या का बढ़ना, अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया का बढ़ना, बहुत सारे ऐसे कारक है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग गैसें, जिनमें CO2, CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें शामिल हैं, इन सब का परिणाम हमें विश्व स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के रूप में नज़र आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पहाड़ों पर जमा बर्फ, ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं और समुद्र का लेवल तेज़ी से ऊपर उठ रहा है। नेक्स्ट, ओजोन अपक्षय। क्या है ओजोन अपक्षय? ओजोन परत वह परत जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा का कार्य करती है। पिछले कुछ समय से ओजोन परत में लगातार क्षरण हो रहा है। ओजोन परत के क्षरण होने के पीछे मेन कारण एरोसोल और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन समूह के रसायनों का उपयोग करना है। इसके अलावा लड़ाकू विमान भी कहीं ना कहीं ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे त्वचा कैंसर जैसी समस्याओं का बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। इसी तरह पूरे विश्व में कृषि योग्य भूमि या तो बंजर भूमि के रूप में कन्वर्ट हो रही है, या कृषि योग्य भूमि को हम विकास संबंधी गतिविधियों में इन्वॉल्व कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। इन सब का परिणाम हमें खाद्य संकट के रूप में देखने को मिल रहा है। इसी तरह नेक्स्ट समस्या हमारे सामने जल, थल, वायु, ध्वनि एंड नाभिकीय प्रदूषण से संबंधित है। तो दोस्तों बात आती है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है? क्योंकि हमारा पर्यावरण बुरी तरह विनाश के कगार पर है। अगर हमने उसकी सुरक्षा के लिए भी कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में हमारा जो पृथ्वी ग्रह है, ये हमारी अपनी पृथ्वी है, वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और रहने योग्य वातावरण यहाँ का नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए समय समय पर कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं। पर्यावरण सुरक्षा एक ऐसा शब्द जिससे को लेकर आज सभी के सभी देश लगभग एकजुट हैं। चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश, उनकी विचारधारा में भले ही फर्क हो, प्रयासों में भले ही अंतर हो, लेकिन सभी के सभी किसी न किसी रूप में पर्यावरण सुरक्षा के लिए निरंतर कदम उठा रहे हैं। तो आइए समझते हुए चलते हैं जो अलग अलग सम्मेलन समय समय पर हमें देखने को मिले। पॉइंट्स नंबर 1, 1971 रामसर सम्मेलन। रामसर ईरान का एक शहर है। 1971 में रामसर सम्मेलन में आर्द्र भूमि, वेटलैंड यानी दलदली भूमि जहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद हो,
उसकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए इस सम्मेलन को आयोजित किया गया। रामसर सम्मेलन में कहा गया कि दुनिया के सभी देश अपने अपने यहाँ मौजूद वेटलैंड की सेफ्टी करें, क्योंकि वेटलैंड में बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता काफ़ी उच्च रूप में मौजूद होती है। तो 1971 के रामसर सम्मेलन का पालन लगभग सभी के सभी देश आज भी कर रहे हैं और अपने यहाँ वेटलैंड की सेफ्टी के लिए कदम उठा रहे हैं। नेक्स्ट 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में लगभग सभी देशों ने पृथ्वी की सुरक्षा के लिए पर्यावरण प्रदूषण के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए कदमों को उठाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट 1987 का मॉन्ट्रियल समझौता। 1987 में जो मॉन्ट्रियल समझौता हुआ, इसका स्पष्ट कहना था कि हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सभी गैसों को रोकना है, वनों की सुरक्षा करनी है, ओजोन लेयर की सुरक्षा के लिए कदम उठाने हैं। इसके अलावा पर्यावरण के सामने जो भी चुनौतियां हैं, हर देश अपने अपने अनुसार उसके समापन के लिए प्रयास करे। नेक्स्ट 1992 ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में सम्मेलन हुआ। 1992 का रियो डी जनेरियो सम्मेलन एक महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है, इसलिए इस सम्मेलन को हम अर्थ समिट के नाम से, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा के लिए इस सम्मेलन में काफ़ी व्यापक कदम उठाए गए, जैसे सतत विकास की अवधारणा पर बल, एजेंडा 21, साझी जिम्मेदारी, भूमिका अलग अलग। 1992 के रियो डी जनेरियो सम्मेलन को हम अर्थ समिट का भी नाम देते हैं, क्योंकि इस सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी देश एकजुट हुए, उन्होंने सहमति जताई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए भी गए। जैसे पॉइंट नंबर 1, सतत विकास। क्या है सतत विकास? सतत विकास, अक्षत विकास, धारणीय विकास, संपोषणीय विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि हम विकास तो करें, लेकिन वो विकास पर्यावरण के अनुकूल हो। आज जब हमारा पर्यावरण बुरी तरह विनाश के कागार पर है या विकास के अंधी होड़ में हमने अपने पर्यावरण का क्षरण कर दिया है, तो उन हालातों में सतत विकास की अवधारणा एक महत्वपूर्ण रूप में हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट एजेंडा 21। रियो सम्मेलन के अंतर्गत सभी देशों से अपील की गई कि वह अपने अपने अनुसार एजेंडा 21 बनाएं, यानी ऐसे विकल्पों को अपनाएं, ऐसे तरीके अपनाएं जिसके माध्यम से हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकें। नेक्स्ट साझी जिम्मेदारी, भूमिका अलग अलग। क्या है साझी जिम्मेदारी, भूमिका अलग अलग? इसका अर्थ है कि पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी तो सभी की साझी होगी, चाहे विकसित देश हो, विकासशील देश हो, सभी की जिम्मेदारी साझी होगी कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। लेकिन जब रोल यानी भूमिका की बात आएगी तो अलग अलग हो सकता है। जिन देशों के पास संसाधन ज़्यादा है, वित्तीय स्रोत ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं। जिनके पास वित्तीय स्रोतों की कमी है, वो थोड़ा सा कम संसाधन लगा सकते हैं, धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं। तो साझी जिम्मेदारी, भूमिका अलग अलग एक महत्वपूर्ण नीति थी जो रियो सम्मेलन के अंतर्गत अपनाई गई। नेक्स्ट 1997 में जापान के क्योटो शहर में जो सम्मेलन हुआ उसे हम क्योटो प्रोटोकॉल का नाम देते हैं। जापान के क्योटो में सम्मेलन जो हमने देखा 1997 का, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसें, ग्लोबल वार्मिंग गैसें, यानी वे गैसें जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं, उन गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने का निर्णय लिया गया, जैसे CO2, CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO। इसके अलावा UNFCCC 1992 में जिसको बनाया गया था उसे यहाँ लागू किया गया। UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज को लागू करने का निर्णय लिया गया। तो पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल भी एक महत्वपूर्ण रूप में साबित होता है। नेक्स्ट 2014 का पेरिस जलवायु सम्मेलन। फ्रांस के पेरिस में 2014 में जो जलवायु सम्मेलन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग के लेकर हुआ, इस सम्मेलन की भी एक महत्ता मानी जाती है। इस सम्मेलन में लगभग सभी देशों ने एक स्वर में ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने का निर्णय लिया, पृथ्वी की सुरक्षा की बात कही, ओजोन लेयर्स की सुरक्षा के संदर्भ में भी सभी देश लगभग सहमत हुए। तो दोस्तों हमने पढ़ा पर्यावरण सुरक्षा के लिए समय समय पर कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं।
तो 1971 का रामसर सम्मेलन, 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन, 1987 मॉन्ट्रियल समझौता, 1992 रियो डी जेनेरियो या अर्थ समिट, 1997 क्योटो प्रोटोकॉल और 2014 पेरिस जलवायु सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे सामने हैं कि पर्यावरण पर आधारित पुस्तकों या रिपोर्टों के नाम लिखें। पर्यावरण को आधार बनाकर आरंभ से ही तरह तरह की पुस्तकें, रिपोर्ट, शोध पत्र, रिसर्च होते रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स हम लेकर चलते हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड हैं, जैसे क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में बनाई गई। इसी तरह सुमाकर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974। नेक्स्ट ब्रिट लैंड कमीशन की रिपोर्ट ओवर कॉमन फ्यूचर 1987। नेक्स्ट रियो सम्मेलन रिपोर्ट, रियो सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, एजेंडा 21 1992 में बनाया गया। तो बुकें थी जो पर्यावरण पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि क्या है विश्व की साझी विरासत या मानवता की साझी विरासत किसे कहा गया। तो विश्व या मानवता की साझी विरासत का मतलब है वे विरासतें जिन पर किसी एक देश का स्वामित्व नहीं है बल्कि पूरे विश्व का उन पर नियंत्रण बना हुआ है। कोई भी देश या कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकता कि मैं उस एरिया विशेष को अपने अकॉर्डिंग यूज करूं। तो विश्व की साझी विरासत या मानवता की साझी विरासत के अंतर्गत हम पृथ्वी के वायुमंडल को, बाहरी अंतरिक्ष को, अंटार्कटिका को और समुद्र की सतह को शामिल करते हैं, जिस पर लगभग सभी देशों का साझा स्वामित्व बना हुआ है। विश्व की मानवता की साझी विरासत की रक्षा के लिए समय समय पर कदम भी उठाए गए, जैसे अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल समझौता 1987, इसके अलावा अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्याय आचार 1991, ताकि हम विश्व की मानवता की साझी विरासत की रक्षा कर सकें। बात आती है हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में भारत ने क्या कुछ कदम उठाए हैं। भारत 1947 में आज़ादी के तुरंत बाद हमने पर्यावरण की रक्षा हेतु कदमों को उठाना शुरू किया है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति शुरू से ही पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित रही है और 1947 के बाद भी हमने पर्यावरण रक्षा के लिए अलग कदम उठाए हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट, सभी पर्यावरणीय समझौतों पर हमने हस्ताक्षर किए हैं या उनको मान्य किया है। फॉर एग्जाम्पल 1971 से लेकर 2014 हो, यानी जो भी सम्मेलन हुए हैं उन सभी सम्मेलनों पर हमने अपनी सहमति जताई है और पर्यावरण रक्षा के लिए हम एकजुट रूप में उभर कर सामने आए हैं। इसी तरह 2014 का जो पेरिस जलवायु सम्मेलन था उसमें भारत ने जो अपनी तरफ से सहमति जताई, उन मुद्दों पर हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए, उनको हमने अपनाया भी। नेक्स्ट, सीएनजी चालित वाहनों को बढ़ावा दिया गया। आज हमारे देश में सीएनजी चालित वाहन देश के अलग अलग हिस्सों में उच्च रूप में चल रहे हैं। इसके अलावा ई वाहन, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया गया। बायोडीजल को बढ़ावा दिया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की कोशिशें चल रही हैं। इसके अलावा पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी रोक लगा दी गई है। जैव विविधता की रक्षा के लिए भी कदमों को निरंतर उठाया जा रहा है। हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12th क्लास सब्जेक्ट पॉल साइंस और चैप्टर का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन पार्ट सेकंड के बारे में बताएंगे, जिसमें हमने करीब 6 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए दोस्तों समझते हुए चलते हैं एक एक टॉपिक या क्वेश्चंस को। सबसे पहला हमारे सामने टॉपिक है कि पर्यावरण आंदोलन। क्या है पर्यावरण आंदोलन? तो पर्यावरण आंदोलन से हमारा अभिप्राय उन आंदोलनों से है जिनका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना है। जब जब पर्यावरण के सामने कोई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं तो उन हालातों में लोग एकजुट हुए हैं और उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए अलग अलग आंदोलनों को चलाने का काम किया है। जैसे खनन विरोधी आंदोलन, बांध विरोधी आंदोलन, वनों की रक्षा के लिए आंदोलन और शुद्ध जल की रक्षा के लिए आंदोलन। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने है खनन विरोधी आंदोलन। क्या है खनन? खनन वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार हम जमीन में छिपे खनिज पदार्थों जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कोयला आदि को बाहर निकालने का कार्य करते हैं।
जिन क्षेत्रों में भी खनन एक्टिविटी होती है उन क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं आम होती हैं। इसके अलावा वहाँ की पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण भी नष्ट हो चुका होता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहाँ पर रहने वाले लोग विस्थापित होने को मजबूर होते हैं। यही कारण है कि खनन विरोधी आंदोलन सबसे पहले हमने फिलीपींस में देखा, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत और दुनिया के अलग अलग देशों में आज भी खनन विरोधी आंदोलन चलते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट है बांध विरोधी आंदोलन। बांध वह संरचना जिसके अनुसार नदियों पर बांध बनाकर उसके द्वारा हम तरह तरह के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, जैसे उन बांधों के जरिए बिजली को बनाना, भयंकर बाढ़ों पर रोक लगाना, बांध बनाकर नहरों को निकालना। तो बांध विकास का माध्यम भी है, लेकिन बांधों के कारण कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे नदी का प्राकृतिक जो प्रवाह है वो नष्ट हो जाता है। नदी के आसपास के एरिया में रहने वाले हजारों लाखों लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बांध किसी भी क्षेत्र विशेष में बनाया जाता है तो वहाँ के पेड़ पौधे पूरी तरह पानी में डूब जाते हैं। तो यही कारण है बांधों का शुरू से ही विरोध होता रहा है। बांध विरोधी पहला आंदोलन ऑस्ट्रेलिया में चला, जो फ्रैंकलिन नदी पर बनने वाले बांध के विरोध में था, और टाइमिंग था 1880 का दशक। इसी तरह भारत में नर्मदा बांध विरोधी आंदोलन या सरदार सरोवर बांध विरोधी आंदोलन चला, क्योंकि इस नदी पर जो बांध बनाया जा रहा था उसके कारण सैकड़ों गांव डूब रहे थे और लाखों लोग विस्थापित हो रहे थे। इसी तरह टिहरी बांध विरोधी आंदोलन चलाया गया। टिहरी बांध जो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में बनाया जा रहा था, उसका विरोध हुआ। वनों की सुरक्षा के लिए आंदोलन। जब वनों के सामने कोई समस्या उत्पन्न हुई तो उन हालातों में लोग एकजुट हुए और उन्होंने वनों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। जैसे भारत में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में जब लकड़ी ठेकेदारों ने पेड़ों की कटाई शुरू की तो उन हालातों में सुंदरलाल बहुगुणा, गोरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट जैसे लोग सामने आए और उन्होंने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से रोका। चिपको आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए ही दक्षिणी भारत में अपिको आंदोलन हमने देखा। इसी तरह साइलेंट वैली मूवमेंट केरला में हमें देखा। तो ये सब आंदोलन वनों की रक्षा के संदर्भ में थे। नेक्स्ट, शुद्ध जल की रक्षा के लिए आंदोलन। शुद्ध जल जिसकी पूरे विश्व में कमी है, तो इसकी रक्षा के लिए भी अलग अलग समय पर हमने आंदोलनों को चलते हुए देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है संसाधनों की भू राजनीति। संसाधन यानी जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि को हम शामिल करते हैं। तो संसाधनों की भू राजनीति का अर्थ है कि संसाधनों को लेकर दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों के बीच में टकराव का होना। संसाधनों की भू राजनीति के अंतर्गत हम पेट्रोलियम, पानी, नदियां और खनिज संसाधनों को शामिल करते हैं। पेट्रोलियम, विश्व के जो खाड़ी क्षेत्र हैं या अरब खाड़ी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में करीब 64% पेट्रोलियम भंडार मौजूद है। यही कारण है कि दुनिया के जो विकसित कंट्रीज हैं उनकी नज़रें इन देशों पर है। उन सब का परिणाम है कि इन देशों में युद्ध, गृह युद्ध, अलग अलग देशों द्वारा सैनिक आक्रमण जैसी सिचुएशन हमें यहाँ देखने को मिलती ही रहती है। ईरान, इराक, कुवैत, ये सब क्षेत्र, सीरिया, इन सब क्षेत्रों में जो संघर्ष वगैरह की सिचुएशन है, कहीं ना कहीं उनका लिंक पेट्रोलियम भंडारों से है। पानी या नदियों को लेकर भी अलग अलग राष्ट्रों के बीच स्ट्रगल चलता रहता है, जैसे इजराइल, सीरिया एंड जॉर्डन के बीच में। इस तरह से भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में नदियों को लेकर कहीं ना कहीं पानी को लेकर टकराव बना हुआ है। यही कारण है कि इस संदर्भ में एक वर्ड यूज करते हैं जिसे हम जल युद्ध का नाम देते हैं। इस तरह खनिज संसाधनों को लेकर भी विश्व के अलग अलग राष्ट्रों के बीच में भू राजनीति का स्वरूप है, यानी टकराव या संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मूल निवासी, आदिवासी, वनवासी या इंडिजिनस पीपल, वे लोग जो सैकड़ों सालों से एक क्षेत्र विशेष में दुर्गम स्थानों पर, घने वनों में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते आए हैं। बाहरी दुनिया से उनका दखल काफ़ी कम, संपर्क उनका काफ़ी कम है। माना जाता है पूरे विश्व में करीब 30 करोड़ के करीब मूल निवासी मौजूद हैं, जिनमें फिलीपींस 20 लाख, चटगांव बांग्लादेश का हिस्सा 6 लाख, अफ्रीका एंड भारत जैसे देशों में भी मौजूद है।
अब बात आती है कि मूल निवासियों के सामने क्या चुनौतियां हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जल, जंगल, जमीन से उन्हें वंचित होना पड़ रहा है। जो उनका आधार है, उनकी संस्कृति में भारी दखल बढ़ रहा है। उन सब के पीछे कारण क्या है? विकास परियोजनाओं का चलना, सड़कों का बनाया जाना, खनन संबंधी गतिविधियां। तो इन सब गतिविधियों के कारण पूरे विश्व में मूल निवासी आज अपने अस्तित्व को बचाने से जूझ रहा है। बात आती है कि मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कुछ किया गया। WCIP, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल संगठन को UN द्वारा 1975 में बनाया गया ताकि पूरे विश्व के मूल निवासियों की रक्षा हो सके। इसके अलावा उनके संरक्षण के प्रयास हो। विश्व के अलग अलग देशों ने अपने अपने अनुसार मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए कदमों को उठाया है। भारत सरकार ने भी ST वर्ग को 7.5% आरक्षण प्रोवाइड करा रखा है। इनके क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि मूल निवासी आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए और ज़्यादा व्यापक कदम उठाने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि अराल सागर क्या है? अराल सागर या इसकी क्या नियति रही? तो अराल सागर मध्य एशिया में स्थित एक विशालकाय झील है। समय के साथ साथ यह झील या सागर मानवीय लापरवाहियों के कारण समाप्त होता चला गया। 1960 में इसका कुल क्षेत्रफल 68,000 किलोमीटर था। लेकिन जब हमने अंधाधुंध विनाश की प्रक्रिया को अपनाया तो अराल सागर में गिरने वाली नदियों के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया, उद्योग के लिए किया। रिजल्ट ये निकला कि अराल सागर में पानी की कमी होती चली गई, पानी में लवणता की मात्रा बढ़ती चली गई, जिसका परिणाम अराल सागर के सूखने के रूप में देखने को मिला। इसी का परिणाम है कि 1960 में इसका कुल क्षेत्रफल 68,000 था, तो वर्तमान में इसका सिर्फ 10% हिस्सा बचा हुआ है, जिससे पता चलता है अराल सागर किस तरह मानवीय गतिविधियों के कारण विनाश के कगार पर पहुंच गए। इस बारे में एक कटाक्ष किया जाता है कि जितने लोग अराल सागर को देखने के लिए आए कि सागर कैसे खत्म हो रहा है हम देखें, उनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो लोग अपने साथ एक सिर्फ बाल्टी पानी भी लाते तो अराल सागर सूखने से बच सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि पर्यावरण की रक्षा में धर्म और संस्कृति का क्या रोल है। पर्यावरण रक्षा ये शब्द एक ऐसा शब्द है जो आरंभ से ही चलता चला आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले के लोग स्वयं जागरूक थे इस वर्ड के बारे में, लेकिन आज हमें इसको प्रचारित करना पड़ रहा है कि कैसे पर्यावरण की रक्षा करें और कैसे नहीं करें। तो लगभग सभी धर्म या संस्कृतियों की बात आए, सभी संस्कृतियों में, धर्मों में पर्यावरण रक्षा को मुख्य स्थान दिया गया। जैसे हिंदू धर्म पीपल, तुलसी, बरगद जैसे वृक्षों को पवित्र माना गया, तो मुस्लिम धर्म में भी अंजीर, जैतून, खजूर जैसे वृक्षों को पवित्र माना गया। लगभग सभी धर्म वृक्षों की सुरक्षा पर फोकस करते हैं। इसके अलावा संस्कृतियाँ भी यही कहती हैं कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाया जाए। इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग समुदाय हैं जो पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। जैसे राजस्थान का बिश्नोई समुदाय जो खेजड़ी वृक्षों को पवित्र मानता है एंड काले हिरणों को भी पवित्र मानता है। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण रक्षा में धर्म और संस्कृति का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि पर्यावरण रक्षा से जुड़े संगठन कौन कौन से हैं। तो वर्ल्ड लेवल पर आज पर्यावरण रक्षा से रिलेटेड अलग अलग गतिविधियां चल रही हैं, जैसे UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, पेटा संगठन, IUCN जो हर साल रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें लुप्त प्राय जीव जंतु या पेड़ पौधों का वर्णन होता है। इसके अलावा भारत जैसे देश में NGT का भी निर्माण किया गया। इस साथ ही अलग अलग NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पर्यावरण रक्षा के क्षेत्र में कदमों को उठा रहे हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन चैप्टर उम्मीद आपको समझ में आया होगा।